Hello everyone, I welcome you back on our YouTube channel, The Langlet Expert, where we provide the dedicated classes for language and literature. So, in today's class, we are going to start a very interesting topic from English grammar, that is tense. So, if we talk about tense आखिर कहलाता क्या है? What is meant by tense? देखिए tense क्या है? As per the sense of the sentence and the time of the action, the change in the verb is called tense. इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस का जो भी अर्थ है, जो भी इंटेंशन है, उसके अकॉर्डिंग या फिर जो मेन वर्ब है या जो एक्शन किया जा रहा है सेंटेंस में या जिस एक्शन के बारे में बात की जा रही है, उस एक्शन में टाइम के अकॉर्डिंग क्या चेंज हो रहा है, उसको टेंस बोलते हैं. तो बहुत बेसिक सी चीज है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. क्योंकि टाइम भी 3 ही प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. फिर जब से भी आपने टेंस पढ़े होंगे तब से आप ये भी पढ़ते आ रहे होंगे कि प्रत्येक टेंस में 4 सब टाइप्स होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मीन जिसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं या इम्परफेक्ट भी बोलते हैं. सो वन इज प्रेजेंट इंडेफिनिट या इंडेफिनिट, continuous, perfect and then perfect continuous. टेंस जब हम पढ़ते हैं तो पहले तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि why we are going through this topic or what are those things that should be kept in a mind while we are reading tenses. कि टेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे पढ़ें, क्या क्या चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी. तो क्या क्या चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी कि पहले तो प्रत्येक टेंस में हमें वर्ब देखनी पड़ेगी, मेन वर्ब कि कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है. साथ में प्रत्येक टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है. सो दीज 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम प्रत्येक टेंस में क्या देंगे कि कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज है साथ में. ये तो हुई थोड़ी बच्चों वाली बात, बहुत बेसिक चीज है ये. जो थोड़े से एडवांस लेवल की है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है, वहां क्वेश्चन कैसे आएगा, वहां ये तो पूछेंगे नहीं कि डू के साथ में किसका यूज किया जाता है. आई डोंट थिंक सो दैट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी एंटरटेन्ड इन द एग्जामिनेशंस. तो वहां क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि आखिर किस टेंस का यूज किया कब जाता है, कौन सी कंडीशन हो ऐसी जहां हम पर्टिकुलर टेंस का यूज करेंगे. तो वो कंडीशंस देखना है हमें और साथ में ये चीजें देखना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ में कौन सी वर्ब का यूज किया जाता है. सो लेट्स बिगिन द टेंस. और सबसे पहले हम कौन सा टेंस देखेंगे, प्रेजेंट में. और प्रेजेंट में भी वी आर गोइंग टू बिगिन विथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सो दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. नो, दीज थिंग्स आर नॉट मेंट फॉर यू पीपल. जब आप ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तब उसका थोड़ा सा यूज होता है. ये चीज आप बहुत शुरू से पढ़ रहे होंगे कि जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, तो है, ये सारी चीजें, उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. नो, आई एम नॉट गोइंग टू डील विद ऑल दोज थिंग्स. तो ये चीजें आपको पहले से आती है. तो हम क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टेंस कितने यूजफुल हैं आपके लिए, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे इसमें कि हेल्पिंग वर्ब का यूज कौन कौन सी किया जाता है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, तो डू है और डज है। अब हमें साथ में ये भी देखना होता है कि डू का यूज कब करेंगे और डज का यूज कब करेंगे, यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा हो, क्योंकि डू और डज यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा है, इस चीज के ऊपर यह डिपेंड करता है कि विच हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड। तो अगर आपने कभी पहले प्रोनाउन पढ़ा हो, बेसिकली पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन को तीन प्रकार में बांटा जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में दो प्रोनाउंस होती हैं, आई और वी। सेकेंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में बाकी जो बचा, ही, शी, इट, दे। ठीक है, तो मैं अभी प्रोनाउन का यूज नहीं करूंगा, मैं सीधे लिखूंगा कि कौन सी प्रोनाउन के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट में आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या नेम्स या फिर प्लूरल नाउन लिखा हुआ है, ठीक, तो प्लूरल नाउन हो, तब हम किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। और डज का यूज कब करते हैं, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो या नेम हो। ठीक है ना, दीज थिंग्स आर क्लियर। सेकेंड थिंग हमें क्या देखना है कि वर्ब कौन सी यूज की जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये टेंस, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। तो वर्ब कौन सी है, इसमें या तो फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का यूज किया जाता है। ठीक है, अब अगेन वी हैव अ क्वेश्चन कि कब फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, कब फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या डिफरेंस है। आपने अगर वॉइस वाला चैप्टर देखा हो या वॉइस वाला लेक्चर देखा हो द लैंग्वेज एक्सपर्ट पे, तो हमने वहां 5 प्रकार के सेंटेंसेस देखे हुए थे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव एंड WH क्वेश्चंस। तो वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का सेंटेंस होगा, तो उस सेंटेंस में हम किस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब का यूज करेंगे। तो इसमें एक छोटा सा आपको नोट लगा लेना है इस टेंस में जब भी आप ये लिख रहे हैं, और वो नोट क्या है, एक छोटा सा नोट, NOTE। ठीक है, नोट क्या लगाना है कि इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा। फिर क्या किया जाए, उसमें सिर्फ वर्ब का यूज करेंगे, नो हेल्पिंग वर्ब। अब वर्ब में भी दो चीजें हैं। अगर हमारी जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर उसका जो सब्जेक्ट है वो इनमें से कोई है, आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, तब हम करेंगे सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। ध्यान रखिएगा, अब ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कब हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और कब फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस जोड़ेंगे। सो व्हाट द फंडा, कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन है, तब तो हम करेंगे फर्स्ट फॉर्म का यूज। और अगर एफर्मेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो इनमें से कोई है, ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन,
तब हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ेंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई कि कब फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, कब फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का यूज करना। अभी सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस देख रहे हैं और कोई सेंटेंस के बारे में मत सोचिएगा। अब हमने देख लिया कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है इन्हीं में से कोई है, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, और हमने ये फिक्स कर लिया कि सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का ही यूज किया जाएगा। अगेन वी हैव अ क्वेश्चन कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस जोड़ें कि ईएस जोड़ें, ये भी प्रॉब्लम है ना, रियल प्रॉब्लम है। और तो देखिए इसमें क्या डिफरेंस होता है कि जो भी वर्ब दी गई है उसकी स्पेलिंग आपको देखना है, और स्पेलिंग में लास्ट लेटर देखना है, जो लास्ट अक्षर है उसका स्पेलिंग में। तब हम क्या देखेंगे कि अगर लास्ट में ओ आ जाए, ठीक है, एक्स आ जाए, एस एच आ जाए, डबल एस आ जाए, और कभी कभी सी एच, ठीक है, तो इनमें से अगर कोई भी अक्षर वर्ब की जो स्पेलिंग है उसके लास्ट में हो, तब तो हम करेंगे ईएस का यूज, ठीक है, ईएस, और अदरवाइज हम करेंगे एस का यूज। जैसे लिखा है गो, अब अभी हम और कुछ नहीं देख रहे हैं, सिर्फ ये वाला देख रहे हैं कि ऐसे ईएस जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे कि ईएस जोड़ेंगे। तो देखिए गो है, अब इसके लास्ट में ओ आ गया, इन्हीं में से है ओ एक्स, तब हम इसमें क्या जोड़ देंगे, ईएस जोड़ देंगे, तो गोज, ठीक है। अब मान लीजिए लिखा हुआ है स्मैश, देखिए लास्ट में एस एच है, तो इसमें भी हम क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ देंगे, ठीक है। लिखा है कैच, सीएच है लास्ट में, इसमें भी हम क्या करेंगे, ईएस जोड़ देंगे, ठीक है। लिखा हुआ है मिस, NISS, मिस करना, तो डबल एस है, इसमें भी हम क्या करेंगे, ईएस जोड़ देंगे। लेकिन अगर लिखा है प्ले, तो देखिए अब लास्ट में कुछ और लेटर इनमें से नहीं है, तो इसमें सिर्फ एस जोड़ेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया कब एस जोड़ना है, कब ईएस जोड़ना है। अब देखिए ये तो था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इस एक दूसरा नोट लिखिएगा, ये तो था नोट 1। दूसरा नोट लिखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव के अलावा जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, चाहे नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, या फिर WH क्वेश्चन हो, ठीक है। तो क्या लिखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बाकी जो भी सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और WH क्वेश्चन, उन सभी में हेल्पिंग वर्ब यानी डू और डज का यूज करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब बाकी सेंटेंसेस में ये वाला नहीं रहेगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे आईएस नहीं रहेगा, सिर्फ इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए अब हमें क्या क्या याद रखना है कि अगर सेंटेंस में डू डज है हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, उसके साथ में एस या ईएस मत जोड़ दीजिएगा। या फिर एग्जामिनर ने जोड़ दिया कि मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है और आपसे ट्रू फॉल्स पूछा गया है एग्जाम में, और उसने लिखा ही डज नॉट गोज टू हिज हाउस, ठीक है। और आपसे पूछा है कि सेंटेंस सही है कि गलत है, तो अब आपने क्या देखा कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ही है और ही के साथ में डज का यूज किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। फिर अब आपने पढ़ा हुआ था कि वर्ब में दो फॉर्म यूज की जाती हैं,
कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे आईएएस। अब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और ये भूल गए कि ऐसे आईएएस का यूज कब किया जाता है। तो आपने देखा कि ये सब्जेक्ट तो ही है इसमें, और ही के साथ में सही तो बोल दिया, ईएस का यूज कर दिया, पर नहीं, वेट, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसमें ना हेल्पिंग वर्ब का यूज हो गया है यहाँ पे, और हेल्पिंग वर्ब का जब भी यूज होगा ऐसे ईएस का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये जो वर्ब है ना, ये गलत लिख दिए, तो इसकी जगह क्या होना चाहिए था, सिर्फ गो होना चाहिए था। अब इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ भी तरीका हो सकता है पूछने का, सही गलत हो सकता है, या फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, या फिर एरर डिटेक्शन हो सकता है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब ये तो था कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी वर्ब यूज की जाती है। दूसरी चीज हमें क्या देखना है कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें हम ये रूल अप्लाई करेंगे, यानी जिनमें हम ये फिक्स करेंगे कि यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज किया जाता है और किसी टेंस का यूज नहीं किया जाता है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, ठीक है, यानी ऐसी चीजें जो सार्वभौमिक सत्य हो, कभी चेंज नहीं हो सकती हैं, तो उनके साथ में हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हो द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, सूर्य पूर्व में उगता है। अब इस टेंस में जैसे हम मान लीजिए आगे पढ़ेंगे कि मान लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। सेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा इसमें, सूर्य पूर्व में उग रहा है, भाई वो तो उगता ही है। तो अगर एग्जाम में दो सेंटेंस आ जाएं और आपसे पूछा है कि बेटर कौन सा है, तो बेटर ये होगा, क्योंकि ग्रामर तो इसमें भी फॉलो कर रहे हैं भाई, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग वर्ब में आईएनजी लगा दिए, पर सेंस भी देखना है सेंटेंस का, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस यूज नहीं करेंगे, एक चीज। दूसरी चीज क्या है कि अगर सेंटेंस में कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हो जैसे कि ऑलवेज हो, ठीक है, यूजुअली हो, या फिर इन शब्दों में से कोई और शब्द दिए गए हो सेंटेंस में, देख लीजिएगा, देखिए लिस्ट काफी लंबी है शब्दों की, तो इनमें से कोई भी शब्द हो अगर सेंटेंस में यूज किया गया हो, तब ऐसे केस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज किया जाता है, बेटर माना जाता है। यानी जो हम ये रूल अभी पढ़ के आए ना, डू डज और डू डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर डू डज नहीं हो तो फिर ऐसे आईएस, तब इस टेंस का यूज करेंगे हम। जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है कि शी ऑलवेज wakes up at 6 in the morning, ठीक है। तो देखिए यहां क्या है, ऑलवेज है। तब हमने क्या किया कि अगर ये ऑलवेज वर्ड आ गया सेंटेंस में, तब इस सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो भी रूल्स हैं, दोज रूल्स विल बी। शी है यहाँ पे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, तो फिर वेक्स इन अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ये एस या ईएस जोड़ा हुआ है। अब वेक के ई है यहां लास्ट में, तो इसमें सिर्फ एस जोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इन शब्दों को हमें ध्यान में रखना है कि अगर इन शब्दों में से कोई भी शब्द हो तो फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो रूल हैं उनको अप्लाई करते हैं।
द थर्ड थिंग कि और कब कब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। अगर कंडीशनल सेंटेंस दिया गया हो, कंडीशनल सेंटेंस मीन्स कि इस सेंटेंस में दो क्लॉज का यूज होता है या दो सेंटेंसेस का यूज किया जाता है। एक तो होती है मेन क्लॉज और एक होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब हम जब क्लॉज पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करें कि कौन सी मेन क्लॉज कहलाती है, कौन सी सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाती है। थोड़ा सा हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि मेन क्लॉज मतलब कि अगर सेंटेंस को अकेला बोल दिया जाए तो उसका मीनिंग पूरा होगा, उसके बाद आप कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है कि वो अपने सेंस के लिए मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट हो। जो कंडीशनल सेंटेंस है इसमें दो क्लॉज का यूज किया जाता है कि एक तो होता है प्रिंसिपल क्लॉज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज आमतौर पे फ्यूचर टेंस में होगा और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी जिसमें वो कंडीशनल वर्ड जुड़ा हुआ है। अब कंडीशनल नहीं लिखा होगा, उसमें कुछ ऐसे शब्द यूज किए गए होंगे जो कंडीशन को दिखाते हैं, तो वो जो पार्ट होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज का वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। अब भाई हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंडीशनल सेंटेंस है कि नहीं है? तो उसके लिए हमें क्या करना है कि कुछ शब्द याद कर लेना है। अब वो शब्द कौन कौन से हैं कि जैसे इफ हुआ, व्हेन हुआ और इनमें से कोई और शब्द हो। देखिए कुछ 8 या 10 शब्द हैं जैसे ये लिखे हुए हैं, इनको आपको याद कर लेना है कि ये अगर शब्द हैं तब ये कंडीशन दिखाते हैं। अब देखिए इसको यूज कैसे करते हैं कि मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है इफ यू हार्ट यू विल विन द रेस। ठीक है, तो देखिए इसमें दो सेंटेंस हैं, एक तो है इफ यू हार्ड तक और दूसरा यू विल विन द रेस। तो ये बिल्कुल फिक्स है कि ये कंडीशनल सेंटेंस है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज का जो टेंस होगा दैट विल बी इन फ्यूचर टेंस ओनली और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस है वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ऐसे केस में मान लीजिए खाली स्थान में ऑप्शन मतलब क्वेश्चन आ जाए आपके पास और 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। एक है इफ यू वर्कड, सेकंड ऑप्शन है आर वर्किंग, थर्ड ऑप्शन है हैव वर्कड और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास वर्क। अब देखिए यहां ये आपको ना क्वेश्चन कितना टफ होता है ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसे दिए गए हैं। कोई क्वेश्चन अपने आप में कठिन नहीं होता, कठिन उसके ऑप्शन बनाते हैं उसको। तो देखिए अब यहां क्या है, अगर आप ग्रामर के रूल देखें वो सिंगुलर प्लूरल कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब का यूज करना है, तो चारों की चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। यहां आप रख दें तो इफ यू वर्कड हार्ड बिल्कुल सही है भाई, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा वर्कड में, कोई भी रूल मतलब क्लैश नहीं कर रहा है वहां पे। इफ यू आर वर्किंग तो यू प्लूरल है, ये सेकंड पर्सन है, उसके साथ में आर का यूज किया जाता है, आर के साथ में आईएनजी का यूज किया जाता है, भाई ये भी सही है इफ यू आर वर्किंग। इफ यू हैव वर्कड तो देखिए यू के साथ में हैव का यूज किया जाता है और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, वो भी सही है। इफ यू वर्क और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आए तो एफर्मेटिव सेंटेंस है और यू के साथ में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ऐसे इसका नहीं किया जाता है, तो भाई ये भी सही है। तो अगर आप ऐसे देखें तो चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, पर आपको क्या करना है, सेंस देखना है कि सेंटेंस किस प्रकार का दिया गया है। इफ यू हार्ड, ये जो इफ लगा है ना, ये क्या है, कंडीशन बता रहा है
इसका मतलब जो ये सेंटेंस दिया गया कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में हमने क्या याद रखना है या क्या पढ़ा हुआ था कि कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा 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 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है और किसी टेंस का यूज नहीं करते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। जो आपका आंसर है वो होगा ऑप्शन डी। तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल विन द रेस। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो टेंस में पूछे जाते हैं। तो आज हमने एक टेंस पढ़ा हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके बाद में वी विल सी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हमें यही चीज देखना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ड, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ड, और फिर वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनके साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो रूल्स हैं वो अप्लाई करेंगे। तो ये जो भी लेक्चर सीरीज है इसको देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप ग्रामर सीख सकें। So thank you everyone for watching the video.